आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में नागपुर भारत का केंद्र था। अंग्रेजों ने यहाँ 0 माइल स्टोन भी लगा रखा है। उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। यहाँ के 0 माइल स्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक महान के शासनकाल में भी 0 माइल नागपुर के नजदीक ही था, और वो स्थान है पौनी। इराक ईरान से लेकर तो मैसूर तक का जो साम्राज्य था, एक सूत्रबद्ध तरीके से सम्राट अशोक ने ये एकजुट किया, ऐसा ये राज्य था। और तब भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। उस साम्राज्य की ये जो पौनी है, पौनी नगरी है, ये उस साम्राज्य का 0 माइल कहा जाता था। जिस प्रकार आज भारत देश का 0 माइल जो है वो नागपुर शहर है, ठीक वैसे ही इराक ईरान से लेकर तो मैसूर तक का जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का जो 0 माइल कहा जाता है, जहाँ से किलोमीटर की गणना की जाती है, वह ये पौनी था। हालांकि पौनी अब भंडारा जिले में आता है, लेकिन पूरा विदर्भ क्षेत्र ही बौद्ध राजा मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, गोंड और भोसले आदि राजाओं के शासनकाल की गवाही देता है। नागपुर से सटे रामटेक और पौनी क्षेत्र पूरी तरह से बौद्ध संस्कृति के अवशेषों से पटे हुए हैं। चलिए आज हम बौद्ध क्षेत्र पौनी पर फोकस करते हैं। नागपुर से करीब 83 किलोमीटर दूर स्थित पौनी का सफर हमने शुरू किया। 1 घंटे का सफर करने पर रास्ते में करीब 45 किलोमीटर पर पड़ता है उमरेड। यहाँ रास्ते में एक नेशनल पार्क भी है। करंडला वन्यजीव अभयारण्य बाघों और अन्य जंगली जानवरों के लिए ये प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सड़क के आसपास पेड़ों और इमारतों पर धूल की काली परत नजर आती है। नजदीक ही स्थापित वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के कोयला उत्खनन से फैलने वाली धूल ने इस क्षेत्र का रंग बदल कर रख दिया है। हालांकि कोयले के इन खानों से क्षेत्र के लोगों को रोजगार और देश को बिजली मिलती है। वहीं सड़क के किनारे काली मिट्टी के खेतों में सफेद रुई की फसल ने ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना याद दिला दिया। रास्ते में आगे मिला भिवापुर गांव, जो मिर्ची की खेती के लिए जाना जाता है। हरी मिर्च के खेत और खलिहानों में सुखाई हुई लाल मिर्चों के बड़े बड़े ढेर हमारे स्क्रिप्ट में एक एक रंग जोड़ते चले जा रहे थे। यहां से मिर्ची की बेहतर क्वालिटी निर्यात भी की जाती है। इसके अलावा यहाँ के किसान बहुत कुछ उगाते हैं। यहाँ के गन्ने और अमरूदों ने हमें भी आकर्षित कर ही लिया। और इस तरह हम पौनी पहुंच जाते हैं। यहाँ नजर आता है एक बुलंद दरवाजा, जो अब एक तरह से इस गांव का प्रवेश द्वार भी है। दरअसल ये एक किले की दीवार का अवशेष है, जिसे 17वीं 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कभी यहाँ 4 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ एक ही बचा है। किले की ये अंतिम दीवार भी संरक्षण के अभाव और अतिक्रमण के प्रभाव से अंतिम सांसें गिन रही है। हालांकि नगर पालिका ने इस दीवार की तरह ही एक प्रतिकृति बनाकर इतिहास को संजोने का प्रयास किया है, लेकिन इस क्षेत्र में इससे भी सदियों पुराने अवशेष मिलते हैं। और इस दीवार से सटा हुआ है एक टीला, आपको नजर आएगा। ये टीला जो है, ऐसे बहुत सारे टीले मिट्टी के भारत में पाए जाते हैं। जगह जगह पर आपको ऐसे टीले नजर आएंगे। और अगर इन टीलों को खोद कर देखा जाए, थोड़ा सा इसे अनावृत किया जाए, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई चैत्य, कोई ना कोई विहार निकल कर आएगा। इस क्षेत्र के आसपास मिट्टी के ऐसे कई टीले हैं, जिनमें से किसी को जगन्नाथ तो किसी को सुलेमान टेकड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मिले कुछ अवशेष नागपुर, मुंबई और दिल्ली के संग्रहालयों में संरक्षित किए गए हैं। और इन टीलों के नजदीक आपको इस प्रकार के अवशेष नजर आएंगे। इन अवशेषों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पत्थर है, यहाँ पर कुछ न कुछ उकेरा गया है। और ये वो नाम है जिन लोगों ने
इस चैत्य को बनाने में या विहार को बनाने में अपनी ओर से दान दिए हैं। ये तमाम जो स्तंभ नज़र आ रहे हैं ये उस वक्त के उकेरे गए, तराशे गए वो स्तंभ है जो इन विहारों में, इन चैत्यों में लगाए गए थे और इन्हीं के आधार पर ये विहार और चैत्य खड़े थे। ये दान देने वालों के नाम इस पर उकेरे गए हैं। ये पाली भाषा में सब कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये देखिए खूबसूरत नक्काशी है। ये जो तमाम जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है, पत्थर की ये जो हिस्से यहाँ पर पड़े हुए, ये इस बात का सबूत है कि कभी यहाँ पर चैत्य था, विहार था। और ऐसे ही टीलों के ऊपर कई जगह पे भारत में आपको मंदिर नजर आएंगे और अगर इन मंदिरों के नीचे अगर खुदाई की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर बौद्धावशेष यहाँ पर नजर आएंगे। आपको भारत में कई जगह इस प्रकार के पत्थर नजर आएंगे जो कभी स्तंभ हुआ करते थे, जो कभी जिसे हम अशोक स्तंभ या तमाम चैत्यों के स्तंभ हम ये कह सकते हैं। उस वक्त वो मंडप जो बनाया जाता था उसके स्तंभ थे। वो स्तंभ जब टूट जाते हैं और टूटने के बाद इस प्रकार का अवशेष नजर आएगा। इन्हीं को रंग दिया गया और बाद में इन्हें किसी को शिवलिंग, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग नामों से इन्हें भगवान के रूप में लोगों ने पूजना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहां पर मंदिर बन गए। पौनी 3 तरफ से छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये मिट्टी के पर्वत है जिसका उपयोग करते हुए राजाओं ने किले की दीवार बनवा दी। और एक तरफ बहती है वैनगंगा नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सम्राट अशोक महान ने क्षमा याचना के तौर पर 84,000 बौद्ध स्थल बनवाए थे। मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बहने वाली वैनगंगा नदी के तटों पर उन विहारों, चैत्य और स्तूपों के अवशेष मिलते रहते हैं। उनमें से 3 स्तूप इसी पौनी क्षेत्र में पाए गए। इसका पौनी नाम दरअसल राजा पवन के नाम से पड़ा। पौनी का एक क्षेत्र प्राचीन काल में हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध था। ये आसपास के छोटे गांवों के लिए बाजार और व्यापार का केंद्र है और छोटे गांवों को नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया जैसे शहरों से जोड़ता भी है। वैनगंगा नदी के दूसरे किनारे पर नजर आता है एक नया बौद्ध विहार। पैया मेत्ता संघ द्वारा बनाए गए जापानी शैली के इस विहार का परिसर अनायास ही आकर्षित करता है। प्रकृति के बीच लगभग 15 एकड़ का ये परिसर अब बौद्ध तीर्थ पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ तथागत सम्यक संबुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं, मुद्राओं और संदेशों को प्रतिमाओं में ढालकर आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ की सभी चीजों को बौद्ध स्थापत्य कला की शैली में ढालने का प्रयास किया गया है। एक तरफ भिक्षु निवास और अध्ययन केंद्र के साथ ही बड़ा किचन और डाइनिंग हॉल भी है, जहां विहार प्रबंधन समिति की बैठकें भी ले ली जाती हैं। इसी प्रकार की प्रतिमाएं बनाई जाती थी और इसी प्रकार के जो स्तंभ हैं ये लाल बलुआ पत्थर है और इसी से तमाम स्तंभ बनाए गए। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के ज़माने में भी और तमाम शिलालेख भी इसी प्रकार के पत्थरों पर उकेर कर लिखे गए हैं। और इसी पत्थर से बनी है जो प्रतिमा जो इस विहार के अंदर रखी हुई है, इसे महासमाधि महाविहार कहा जाता है। और ये पौनी जो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित है, पौनी में ये मौजूद है महासमाधि महाविहार। और पौनी को एक तरह से कहा जाता है कि पावन अवनी। पावन अवनी यानी कि पौनी, अवनी का मतलब होता है धरती, पावन का मतलब होता है शुद्ध और बहुत ही अच्छा। इस महाविहार का नाम महासमाधि रखने की भी एक खास वजह है। बुद्ध धर्म का बेस है शील समाधि प्रज्ञा। शील का पालन कर कर समाधि साधना, विपश्यना कर कर ज्ञान को प्राप्त करना, ये बुद्ध धर्म का बेस है। शील का पालन करते
और समाधि मतलब विपश्यना साधना करना, उस के लिए जो सुविधाजनक, जो आवश्यक एक वातावरण के रूप में ये महासमाधि भूमि का निर्माण किया गया है। विहार में प्रवेश करते ही नजर आती है बलुआ पत्थर से बनी तथागत सम्यक संबुद्ध की मूर्ति। महान सम्राट अशोक के काल में भी प्रतिमाओं आदि के निर्माण के लिए इसी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तथागत के अगल बगल स्थापित 3 बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी विशेष संदेश देती हैं। एक तो प्रतिमा आप सभी पहचानते हैं, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। भारत में बुद्ध धम्म के पुनर्जागरण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो तथागत के बाद, सम्राट अशोक के बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। और ठीक बगल में एक और प्रतिमा आपको जो नजर आ रही है, ये है देंग्यो दाइशी की प्रतिमा, जिन्होंने बुद्ध धम्म का पुनर्जागरण एक तरह से जापान में किया था। देंग्यो दाइशी जी, उन्हें दाइशी कहा गया, बोधिसत्व कहा गया। बोधिसत्व को जापानी भाषा में कहा जाता है दाइशी। इनकी कहानी भी बहुत ही विशेष है। यात्रियों के जरिए बुद्ध धम्म चीन पहुंचा और इससे प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने भी इसे अपनाया। देंग्यो दाइशी साइचो भी इसके प्रभाव में आए और समुद्र के रास्ते अकेले ही नाव लेकर चल दिए अपने गुरु के पास चीन। उसके बाद में एक स्तूप, छोटा सा स्तूप की स्थापित किया गया है, वो सद्धर्म पुंडिक सूत्र का स्तूप है। अंदर में एक मेरे गुरु बंधु है, उन्होंने अपने हाथ से, बहुत बड़ा सूत्र होता है, यानी 5-10 लाइन का नहीं, काफ़ी बड़ा सूत्र होता है। उस सूत्र को, हाथ से लिखे हुए सूत्र को स्तूप के अंदर में रखकर वहाँ स्थापित किया गया है। जापान में जो तेंदाई संघ है, मैं उसका एक अंग हूँ। वो संघ को 1200 वर्ष पहले जापान में स्थापित किया गया और उसी संघ को आज जो जापान में बुद्ध धम्म है, उस बुद्ध धम्म की मातृभूमि के रूप में स्वीकार करते हैं जापानी लोग। तो ये 5 प्रतिमा जो भारत, चाइना, जापान से संबंधित जो महान लोग हैं, बोधिसत्व है, उनके प्रतिमा को या फिर सूत्र को स्तूप के अंदर में रखकर स्थापित की गई है। भारत में जन्मे बुद्ध धम्म से प्रभावित होकर दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया, लेकिन इसके लिए बुद्ध धम्म के प्रसारकों को न किसी को लालच देने की जरूरत पड़ी और न ही दूसरे धर्मों से किसी ने युद्ध किया। और इसी वजह से भारत में जन्मे बुद्ध धम्म पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव भी नजर आता है। बुद्ध धम्म की एक खासियत है, एक स्पेशलिटी है। बाकी जो धम्म है, बाकी जो धर्म है, वो धर्म खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर हर कोई बात को प्रेशराइज करती है कि खाना इस तरह का खाना चाहिए। वो धर्म ठंडी जगह में निर्माण हुआ होगा तो भी गर्म जगह के लोगों को भी वही बोलते हैं कि इसी तरह का भोजन होना चाहिए। वो गर्म जगह में भी निर्माण हो गया होगा तो ठंडी जगह के लोगों को भी यही उपदेश देते हैं, यहाँ एक प्रेशर करते हैं कि वही कपड़े पहनना चाहिए जहाँ वो धर्म की निर्मित हुई है, वही भोजन खाना चाहिए जहाँ उस धर्म की निर्मित हुई, वही रहन सहन होना चाहिए जहाँ उस धर्म की निर्मित हुई। लेकिन बुद्ध धम्म उसमें से नहीं है। बुद्ध धम्म एक जहाँ अंतिम मतलब पहुँचने की जगह को निश्चित कर लेता है। ज्ञान प्राप्ति ये बुद्ध धम्म का पहुँचने की जगह है, अंतिम केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो आपको सुविधा होगी, क्या खाना है ये आप देखिए, किस रास्ते से जाना है, क्या पहनना है, कैसे रहन सहन करना है, जाना निश्चित है कहाँ। वहाँ जाने के लिए जो रास्ता हरेक के लिए सुविधाजनक हो, वो रास्ते से जाने को बुद्ध धम्म ने अनुमति दिया है। तो वो रास्ते से जाना का मतलब बुद्ध धम्म, एक मैं जापान का एग्जाम्पल देता हूँ। 1500 वर्ष पहले बुद्ध धम्म का जापान में एंट्री हुआ।
उस वक़्त जापान में शिंतो करके जापान का ओरिजिनल धर्म था। नदी, पर्वत, जो आदमी के जीवन में आवश्यक नेचुरल है उसको पूजते हैं। तो वो धर्म और बुद्ध धर्म जब प्रवेश किया तब वो धर्म जापान में था। बाकी धर्म हुआ रहता तो शायद उस जो ओरिजिनल जापान के धर्म के साथ में लड़ाई किया रहता, या वो मिटे रहते या ये मिटे रहते। ऐसे करके बाकी धर्म का प्रचार होते रहा। लेकिन बुद्ध धर्म ने वो मार्ग नहीं अपनाया। शायद एकमात्र धर्म है कि दुनिया में प्रचार करने के लिए ना तो खून की बहाया, ना तो किसी को आमिष देकर धर्म को आगे बढ़ाया। तो वहाँ जो ओरिजिनल धर्म था उस धर्म से कंबाइन होकर एक नया तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके आधार के रूप में वहाँ का ओरिजिनल धर्म भी था। हर जगह की यही परिस्थिति है। चाइना में गया तो ताओ करके धर्म था, तिब्बत में गया तो बोन करके धर्म था, थाईलैंड में पी करके धर्म था। उनके साथ लड़ाई नहीं किया। उनके साथ लड़ाई ना करते उनके साथ मैत्री पूर्वक, करुणा पूर्वक कैसे रहेंगे ये विचार कर धम्म स्थापित हुआ। और वो धम्म फिर देश का, जिस देश से आया, जापान से आया तो थोड़ा बहुत जापान का प्रभाव है, चाइना से आया चाइना का प्रभाव है, थाईलैंड से आया, श्रीलंका से आया, तो हर देश का जो कंबाइन हुआ वो प्रभाव है। लेकिन अंतिम जो मंजिल है उसमें किसी का फर्क नहीं पड़ा। हम लोग बहुत बार जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, उसमें और धम्म का ज्ञान होता है उसमें मिक्स कर देते हैं। कल्चर, कस्टम ये एक भाग हो गया। आप क्या पहन रहे, आप क्या खा रहे, ये धम्म नहीं है। आप क्या पहन रहे, ये धम्म नहीं है, ये कस्टम है, वहाँ का वातावरण है। लेकिन आप खाने के पीछे क्या रीज़न है, आप उस कपड़े पहनने के पीछे क्या रीज़न है, आपका जीवन क्यों है, ये धम्म होता है। तो हम लोग पराया देश में जो कस्टम होता है, पराया देश में जो रहन सहन होता है, उसके पीछे पड़कर उसी को ही हम धम्म समझने को लगते हैं। लेकिन आप किसी देश के अंदर के धम्म को गहराई से समझो तो रहन सहन में फर्क है, लेकिन धम्म का जो आधार है या धम्म की जो पहुंचने की जगह है उसमें कोई फर्क नहीं है। 1956 में हुए नागपुर दीक्षा समारोह समिति के एक सक्रिय सदस्य थे सच्चिदानंद मानके। इन्होंने अपने पुत्र संग रत्न को 8 वर्ष की उम्र में ही जापानी गुरु सोमिन होरीसावा को सौंप दिया। संग रत्न ने कई वर्षों तक जापान में रहकर बुद्ध धम्म का अध्ययन किया और भदंत संग रत्न मानके के रूप में भारत वापस आए और पैया मेत्ता संघ की स्थापना की। बाबा साहब द्वारा नागपुर में दी गई धम्म दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ पर पौनी रुयाड़ सिंधपुरी में महासमाधि भूमि विहार का निर्माण किया गया। शिलालेखों और बहुत सारे प्रतीक चिन्हों से धम्म का प्रसार किया जाता रहा है। मेरे पीछे आप जो ये दरवाजे पर उकेरी गई एक चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है जो कि तेंदाई संघ का प्रतीक चिन्ह है। और इस दरवाजे पर उकेरी गई तमाम प्रतिमाओं को अगर हम देखते हैं, तमाम चिन्हों को अगर देखते हैं, तो इन सभी का संबंध बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान से है। सम्राट अशोक का आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं। ये एक तरह से बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान, उसको प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं। और ये जो पौनी का जो ये बुद्ध विहार है, ये भी एक तरह से बुद्ध धम्म के प्रसार, पुनरुत्थान का ही केंद्र बनकर अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो बुद्ध का इतिहास है, वो इतिहास को देखा जाए तो जहाँ बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है उस कमरे को मार्फत विहार नहीं बोलते। उस कमरे के साथ में और भी 7 या कहीं बोलेंगे 8 इमारत होती थी। उसमें से एक वाचनालय की इमारत होती थी जो किताबों का भंडार होता था। सेकंडली उस तरह का अध्ययन केंद्र होता था। फिर वो बहुत करके निवासी शाला के जैसे होता था। तो वहाँ रहने की व्यवस्था होती थी, भोजन की व्यवस्था होती थी। अब नालंदा जाओ या और भी कहीं जगह जाओ, जहाँ कहाँ आपने स्तूप देखा है वहाँ उस तरह की ही बंदोबस्त है जो एक भव्य यूनिवर्सिटी का रूप अदा करती है। तो इतिहास में जो विहार का बनावट था, वो बनावट एक कमरे से नहीं, इस तरह के 7 कमरे से, जो अध्ययन का कक्ष भी हो, जो लाइब्रेरी भी हो, वहाँ अध्ययन के लिए अच्छी सुविधा हो, इस तरह की सुविधा को लेकर विहार की निर्मित की जाती है। लेकिन
वो इतिहास को भी हम भूल गए। बाबा साहब का जो शब्द था या बाबा साहब का जो सपना था, वो सपने, वो इतिहास को भी हम भूलकर एक कमरा बना दिए। एक कमरा बनाकर बुद्ध के प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिए और उसको विहार बोलने को लगे। इसी कारण जो बुद्ध धम्म को समझने के लिए आवश्यक परिस्थिति है, वो आज हमारे यहाँ उपस्थित होने से वंचित हो रही है। सम्राट अशोक और बाद के बौद्ध राजाओं के काल में बौद्ध विहार मूलतः ज्ञान विज्ञान के प्रसार के साथ ही अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करते थे। बाबा साहब भी इसी दृष्टि से विहारों को विकसित करना चाहते थे। इंडो जापान पय्या मित्ता संघ भी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। पय्या मित्ता संघ ये इस महासमाधि भूमि महाविहार को संचालित करती है। इस संघ की निर्मित 1982 में इसी जगह से चालू हुआ, और जब चालू हुआ तब इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जापान और भारत का ही संबंध के माध्यम से ये संस्था बनी है। लेकिन चलते चलते और भी देशों के साथ संबंध बढ़ा और दो ही देश का नाम ठीक नहीं था, इसके कारण और एक बुद्ध की जो सिक्वन है पय्या और मेत्ता, प्रज्ञा और मैत्री, ये बुद्ध की महान सिक्वन है। उस बुद्ध के सिक्वन को लेकर नाम चेंज किए पय्या मित्ता संघ। और इस संस्था का कार्य, यहाँ जो आप महासमाधि भूमि महाविहार देख रहे हैं, ये एक पौनी में लाइब्रेरी है। पौनी के जो अंबेडकर चौक है, जो मेन चौक है, वहाँ एक लाइब्रेरी है। और वो लाइब्रेरी में जो यूपीएससी वगैरह उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट है, जिनके घर में शिक्षा का वातावरण नहीं होता है, उन स्टूडेंट के लिए 24 आवर्स लाइट वगैरह वगैरह देकर सुविधाजनक वो लाइब्रेरी ओपन कर रखा है। उनके पास ही चाबी है। 100-125 स्टूडेंट वहाँ आकर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। वहाँ वाचनालय है, जो सुविधा के अनुसार लोग आते रहते हैं। और साथों साथ नागपुर में सुगत नगर में एक पय्या मित्ता शाला के नाम से स्कूल चल रही है। पय्या मित्ता बाल सदन करके, जिन बच्चे के माता पिता या उनको रक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होंगी, इस तरह के बच्चे को यहाँ रखकर उनकी देखभाल करते हैं। ये 91 से चालू होकर आज तक शायद 200 से भी अधिक बच्चे इस पय्या मित्ता संघ का लाभ लेकर अपने जीवन जी रहे हैं। बाकी भी मेडिकल का कोई कैंप करते हैं। सिरोंचा जो गढ़चिरौली का दुर्मिल भाग है, वहाँ एक डॉक्टर को अपॉइंट कर वो हर दिन 2-4 ग्राम घूमकर पेशेंट को देखते हैं और दवाई फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथों साथ साल में 2-3 बार मोतियाबिंदु, ये एरिया में मोतियाबिंदु के पेशेंट बहुत है, वो पेशेंट के लिए फ्री में ऑपरेशन करते हैं। आज तक शायद 500 से भी अधिक पेशेंट ने उसका लाभ लिया है। और ये सब अभी तक मैंने जो बोला, ये सब महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र के बाहर बगल के स्टेट छत्तीसगढ़ में जो एक प्रज्ञागिरी नाम से पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर 1998 में एक 30 फुट की भव्य प्रतिमा की निर्माण किया। और भी कुछ वहाँ कार्य किए हैं। और फक्त प्रतिमा ही नहीं, वहाँ जो बुद्ध धम्म की शुरुआत होने की थी, उस शुरुआत होने के वक्त में वहाँ जाकर तमाम लोगों के बीच में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किए। आज जो यंग पीढ़ी है, उसमें से तमाम लोग, हमने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा को ग्रहण कर आज जगह जगह जाकर, डोंगरगढ़ में ही नहीं, जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार धम्म या सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बाकी कहीं आपदा होता है, भूकंप आती है, या एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात में भूकंप आया था, उस वक़्त कहीं स्कूल बनाए, कहीं हॉस्टल बनाए, 4-5 साल तक मोबाइल वैन लेकर मेडिकल फैसिलिटी दिए। इसी तरह का कार्य नेपाल में किए, इसी तरह का कार्य श्रीलंका में किए। हमारी परिस्थिति में जो जो बैठता है, जो धम्म के नाम से या सोशल के नाम से जो जहाँ जहाँ हमारी शक्ति है, वो शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों के धम्म बोले तो ये आध्यात्मिक विकास का मामला है, और सोशल बोले तो ये फिजिकल विकास का मामला है। दोनों, आध्यात्मिकता भी और फिजिकल विकास का भी ध्यान रखकर पय्या मित्ता संघ कार्य कर रही है। भदंत संघ रत्न मान के भारत में बुद्ध अवशेषों की उपेक्षा पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बुद्ध धम्म का जिस तरह अन्य देशों ने सम्मान किया,
वैसा सम्मान बुद्ध के देश में नहीं मिलना दुखद है। लोग जानते हैं, पुरातत्व विभाग भी जानता है, लेकिन उसकी देखभाल जिस तरह होनी चाहिए उस तरह ना होने के कारण वो एक बंजार तौर पर ही पड़ा हुआ है। वो उसके स्तूप के इर्द गिर्द में पिलर या फिर ईटा, तमाम जो उस स्तूप के संबंध में थे वो पड़े हैं। एक जगह में तो ऐसा है कि धम्मचक्र और कमल का निशानी पिलर के ऊपर में खुदाई गई है, जो कि उससे हर कोई समझ सकता है। जो विरोध भी करता होगा तो भी उस चिन्ह से अनुमान लगा सकता है कि ये बुद्ध के संबंधित जगह है। और एक पिलर पड़ा है, वो पिलर में मैं जानबूझकर पड़ा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों कि वहाँ की देखभाल नहीं हो रही है। वहाँ एक बंजार के जैसा पड़ा हुआ है। एक्चुअली इतना बड़ा जो इतिहास यहाँ है तो उसकी देखभाल या तो हमारे जैसे जो फॉलोअर है या तो फिर सरकार है, उन्होंने करनी चाहिए। लेकिन मैं जापान जाना आना करता हूँ, वहाँ एक छोटा सा भी कोई पत्थर मिलेगा तो उसको जो जिस तरह रक्षा किया जाता है वो देखकर और यहाँ की जो परिस्थिति देखकर बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा इतिहास यहाँ होने के बाद भी इसकी रक्षा करने के लिए या तो लोग या तो सरकार सामने क्यों नहीं आती है। बुद्ध की धरती भारत के नाम पर विदेशी सम्मान और आर्थिक सहायता लेने वाले नेताओं द्वारा बुद्ध के देश भारत में बौद्ध अवशेषों की उपेक्षा के उदाहरण हर जगह मिल जाएंगे। बुद्ध का देश भारत यानी बुद्धिस्ट इंडिया को भारत में भी उसका वास्तविक सम्मान दिलाने आओ चलें बुद्धमय भारत की ओर। अगले एपिसोड में एक नई जगह पर।